I think we should start now. Yes. Good afternoon, everybody. आप सबको जुड़ने के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का स्वागत है जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं। और फिर से वही राग में फिर से गाऊंगा, आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए। They all should log in very fast and take the advantage of it. हम फिर से आपका शुक्रिया करते हैं अदा, क्योंकि आप बहुत अच्छी संख्या में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिस इज द 8th वेबिनार इन दिस सीरीज। और आपको फिर से याद दिला दें कि कुछ बताने से पहले लास्ट जो क्विज थे उसके विनर्स के नाम आप नोट कर लीजिए। The first winner is Sonali from Kasturba Hospital, Pitampura, New Delhi. Sonali from Kasturba Hospital, Pitampura, New Delhi. Her phone number is 9354609403. Second winner है मीना चंकापुरे, चैतन्य हॉस्पिटल, धर्मपेट, डॉक्टर मंगला गिसाक के हॉस्पिटल से हैं मीना चंकापुरे। Her number is 9689359818. And the third winner of that quiz is Ruchi Avasthi, Ma Chandrika Devi Institute of Paramedical Sciences, Lucknow. Ma Chandrika Institute of Paramedical Sciences, Lucknow. आपका नंबर है 9473888666. Congratulations to all the winners from our side. आपको ये बता दें कि आप जब भी क्वेश्चंस के आंसर्स भेजते हैं, जो 6 नंबर्स आपको दिए जाते हैं वो भी स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे आपको बाद में। ये 6 नंबर्स पे आप अपने आंसर्स भेजिए। वो 1 घंटे के अंदर, वेबिनार खत्म होने के 1 घंटे के अंदर अंदर भेज दीजिए। उसके साथ आपका आंसर अकेले नहीं आना चाहिए, उसके साथ आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर और आप किस इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं वो इंफॉर्मेशन भी आप देंगे। अदरवाइज अकेला नंबर आने से हमारे एंड पे बहुत दिक्कत हो रही है एंड प्रॉबेबली यू वुड बी मिस्ड आउट कि अगर आपको प्राइज मिल सकता था। वो कभी कंफ्यूजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि इट बिकम्स अ प्रॉब्लम एट अवर एंड। सो आप 1 घंटे के अंदर वेबिनार खत्म होने से आप अपने आंसर्स भेजें। आंसर्स के साथ अपना नाम, फ़ोन नंबर और जिस हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट के साथ आप जुड़े हैं उसका भी आप डिटेल उसमें डाल दीजिए। This should all reach us within 1 hour of the webinar getting over, and you should send your name, your phone number, and the hospital or the institute that is where you are attached to us. This makes it a lot more easier. This is the 8th webinar of the series और 4 webinar बाकी हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं 2 गेस्ट। वन इज डॉक्टर अल्पेश गांधी और दूसरे हैं पद्मश्री मैडम उषा जी। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अल्पेश जी से कि 2 शब्द कहें। ओवर टू यू डॉक्टर अल्पेश। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज सिंस ये फागुन ने बताया कि डॉक्टर फागुन हैज इन्फॉर्म दैट दिस इज द 8th वेबिनार इन दिस सीरीज और वी आर गोइंग टू कंडक्ट 12 वेबिनार्स। So first of all, I would like to congratulate Dr. प्रीति कुमार जिन्होंने ये पूरी सीरीज लेक्चर्स की तैयार करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, जो फॉक्सी में सेफ मदरहुड कमेटी का चेयरपर्सन का कार्यभार संभाल रहे हैं। फॉक्सी का इस साल का थीम है सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फॉर होम, सेफ्टी फॉर ऑल, safety for patients, safety for mothers, safety for neonates, safety for Foxians gynecologists and safety for paramedical staff। और जब हमने फॉक्सी ने ये थीम रिलीज किया, डिक्लेयर किया, तो उस टाइम डिक्लेयर किया था कि सेफ्टी ऑफ पेशेंट्स के लिए क्या क्या किया जाएगा, जिसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर ट्रेनिंग और पैरामेडिकल स्टाफ बहुत अहम भूमिका थी जिसकी। और आज हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि सेफ मदरहुड कमेटी फॉक्सी की ओर से और डॉक्टर प्रीति कुमार की ओर से ये जो विजन था फॉक्सी का बहुत अच्छी तरह आगे ले जाया गया है। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी ज़्यादा अच्छी तरह ट्रेनिंग हो रही है
और हमें जो फीडबैक मिल रहे हैं आप सबके, वो दिखा रहे हैं कि आप सबको बहुत फायदा हुआ है, आपको बहुत कुछ ट्रेनिंग मिल रही है, बहुत कुछ जानना मिल रहा है, बहुत कुछ क्वेरीज सॉल्व हो रही है, और साथ में ये जो क्वीज और ये सब जो आयोजन किया है उससे आपको काफी अच्छा इंटरेस्ट भी आपका उसके लिए बढ़ रहा है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप सबको ज़्यादा नंबर में ये वेबिनार सीरीज अटेंड करने के लिए, ये ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के हिसाब से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये इंसिडेंस हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी इंडिया में 7 to 10% है। डॉक्टर प्रीति कुमार उसके बारे में ज़्यादा बताएंगे आपको। पर ये जो इंसिडेंस है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि डेवलप वर्ल्ड से भी ज़्यादा अपने कंट्री में है, और इससे भी ज़्यादा तकलीफ वाली बात वो है कि वो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी के हिसाब से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसका रेट इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है, और उससे भी आगे उसका जो केस फैटालिटी रेट जो उसके हिसाब से माता मृत्यु दर होता है वो उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा है। और जो स्टडीज है वो बता रहा है कि भारत में माता मृत्यु दर का सबसे पहला कोई रीज़न हो तो ये हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी है। तो ये इसके हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब प्रेगनेंसी में जब भी हाइपरटेंशन होता है उसको कैसे जल्दी से जल्दी आप लोग आइडेंटिफाई कर ले, कैसे उसको डायग्नोसिस में मदद करें, कैसे वो माता को आप काउंसलिंग कर पाए, और गायनेकोलॉजिस्ट को उसको कॉम्प्लिकेशन जब हो उसको भी आइडेंटिफाई करने में कैसे आप मदद कर पाए, और कैसे गायनेकोलॉजिस्ट को ऑब्स्टेट्रिशियन को उनकी केयर लेने में आप लोग मदद कर पाए, और आफ्टर डिलीवरी भी आपकी बहुत ही अहम भूमिका है। तो इसके लिए ये वेबिनार आज का जो ट्रेनिंग है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है। और पहले वेबिनार से जो आपके साथ है वो डॉक्टर प्रीति कुमार आज आपको ट्रेनिंग देने जा रही है। सो आई होप it will be very very useful, very informative, very it will be meaningful, and it will bring a definite impact in the maternal mortality rate, neonatal mortality rate, और बहुत बहुत सारी माताओं को फायदा होगा, ये हमें उम्मीद है। इस उम्मीद के साथ फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए और फिर से एक बार डॉक्टर प्रीति कुमार को अभिनंदन देते हुए, और आई एम फॉर्चुनेट दैट टुडे विथ मी पद्मश्री डॉक्टर उषा शर्मा मैडम इज देयर, सो उनके ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। और माय फ्रेंड डॉक्टर फागुन इज आल्सो देयर मॉडरेटिंग सिंस फर्स्ट वेबिनार। सो आप सबका बहुत बहुत आभार मानते हुए मैं ये माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ डॉक्टर फागुन को। थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर अल्पेश जी, थैंक यू फॉर योर वेरी काइंड वर्ड्स। एंड अभी मैं आपके सामने बुलाना चाहूँगा पद्मश्री मैडम उषा शर्मा जी को, जिनकी तारीफ करना मेरे बस में है नहीं, बट जस्ट टू से अ फ्यू वर्ड्स। वो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं यूपी चैप्टर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की। शी हैज़ रिमेन्ड प्रेसिडेंट ऑफ मेरठ OB-GYN सोसाइटी ऑल्सो। शी इज a retired professor of and head of department of gynecology in Meerut। इससे ज़्यादा मैडम मैं आपके बारे में बताने के लायक भी नहीं हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप आशीर्वचन कहें और उसके बाद हम ये प्रोग्राम शुरू करें। ओवर टू यू मैडम। Thank you very much, Dr. Phagun. Foxy Safe Motherhood Committee, Dr. Alpesh Gandhi, President Foxy, Chairperson Safe Motherhood Committee, Dr. Preeti, Dr. Dinesh, who is from Foxy, I don't know whether he is present or not, and all the eminent gynecologists who have logged in this program, and my dear paramedical staff who is attending this webinar. At the outset, I would like to congratulate Dr. Preeti Kumar, but the leader
Dr. Alpesh Gandhi, Dr. Chandravati, Team Japaigo, Dr. Dinesh, for successfully conducting certification courses of paramedics. I will again like to welcome all the paramedical staff who is attending this webinar. मुझे कोई शर्म नहीं है और कोई हेजिटेशन नहीं है ये कहते हुए कि हम जब भी किसी मरीज को उसका इलाज करते हैं, उसे ट्रीटमेंट देते हैं, तो वी कैन नेवर बी सक्सेसफुल विदाउट द नर्सिंग केयर ऑफ अवर पैरामेडिकल स्टाफ. और पैरामेडिकल स्टाफ को ये सब चीज बताना और समझना बहुत ही आवश्यक है. मैं तुम सब बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि तुम्हारी केयर बहुत अच्छी होनी चाहिए, पर अच्छी केयर के साथ साथ ये भी जरूरी है कि तुम्हें उस केयर पर कॉन्फिडेंस हो. और तुम्हें कॉन्फिडेंस कब होगा? जब तुम्हें इन सब चीजों की नॉलेज होगी. जो ये वेबिनार्स हो रहे हैं उन सब में इन्हीं चीजों को सामने रखते हुए तुम सबको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जा रही है. मैं जानती हूँ तुम सब लोग डॉक्टर प्रीति कुमार को जानते होगे. डॉक्टर प्रीति कुमार, शी इज वर्किंग अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ डॉक्टर अल्पेश गांधी and she is chairperson of Safe Motherhood Committee. And I can tell you that she is a very dynamic, dedicated, sincere and hard-working person. And she is always trying to bring out new projects for the benefit of doctors, paramedics and the community at large. उसमें से इस सीरीज में एक ये प्रोजेक्ट भी है. और ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट इसलिए है कि जिन लोगों के ऊपर असली में मरीजों को ठीक करना निर्भर करता है, हम उन लोगों को इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं. डॉक्टर प्रीति कुमार आज आपको हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताएंगी, पर उससे पहले वो इस बातों पे आप पे प्रकाश डालें, मैं थोड़े से कुछ टिप्स आपको जरूर बताना चाहूंगी. Hypertensive disorders of pregnancy are commonly known as PIH, preeclampsia, and eclampsia. These are the common medical complications in pregnancies and which usually occur in about 6 to 8% of all the pregnancies. The incidence of hypertensive disorders of pregnancy depends on demographic parameters like maternal age, race, and associated underlying medical conditions. The cause of these diseases is not known exactly, but geographic, ethnic, nutritional, immunological, and family factors, as well as pre-existing vascular diseases are responsible or contribute to the development of this disease. These diseases, they can be in the form of mild hypertension or severe hypertension, or ultimately there may be multiple organ dysfunction. Now, understanding these disease process as well as the impact of hypertensive disorders of pregnancy, this is a utmost important thing that we should know what are the impacts of hypertensive disorders of pregnancy, because they are the main cause to increase the maternal and perinatal mortality and morbidity worldwide. There can be risk for the fetus and risk for the mother. As regards the risk for the fetus, there are two main things like prematurity and IUGR. I think बच्चों तुम लोग जानते होगे कि प्रीमेच्योरिटी तो नाम से ही पता चलता है, और IUGR उसको कहते हैं जब बच्चे की ग्रोथ ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी से करस्पॉन्ड नहीं करती है. Now, as regards various risks of maternal person or the mother, the main thing is abruptio placentae, DIC, disseminated intravascular coagulation, HELP syndrome, in which there is lower count of platelet. It can be intracranial hemorrhage, there can be pulmonary edema,
there can be renal failure and hepatic dysfunction. Therefore, astute and experienced antenatal and intrapartum care is the key of detection of preeclampsia as well as prevention of the complications. Now, as regards antenatal care, मैं थोड़ा सा इस पे इसलिए एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि एंटीनेटल केयर में नंबर 1 एडिक्वेट न्यूट्रिशन. एडिक्वेट न्यूट्रिशन में प्रोटीन देना बहुत आवश्यक है, पर लो कैलोरी डाइट दीजिए. चेक ऑफ वेट गेन होना चाहिए. This should be control of already existing hypertension and early recognition of the new origin of the blood pressure, which should be controlled. Now, bed rest and enough ambulation is also one of the most important antenatal care. Now, education of the patient as well as of the family member and the health professionals, and because we must tell them how to do the home monitoring of blood pressure and then to consult the doctor if there are any danger signs. Now, I will tell you that good nursing care is the most essential component of management of hypertensive disorders of pregnancy, severe eclampsia and aplasia. From time to time, there should be measurement of blood pressure and administration of antihypertensive drug. There should be monitoring of urine output as well as respiratory rate and the pulse rate. And the administration of wonder drug, magnesium sulfate, which Preeti will really deliver in detail. Now, the nursing care during the convulsions of a patient as well as when the patient is unconscious should be very prompt and meticulous. So now, my dear paramedics, you must have seen that in this disease or any other disease, how important is nursing care. And that is why you people really need training of these things so that you can impart your service to the patients in a better way. I tell you one thing, that this knowledge is so important that without the knowledge, you cannot be competent, you cannot be confident, and you cannot be a capable person to impart your services in a better way. Dr. Preeti will be telling you about the other things which are very important as regards the hypertensive disorders of pregnancy. I am really very thankful to Dr. Alpesh Gandhi, to Preeti Kumar, and all the team, Safe Motherhood Committee, for making me a part of this program. I really feel that if these paramedics, they just join these webinars, as Phagun told you that we already had 8, this is the 8th one, 7 we have already done, and you will be having 4 more. So I will request you all, for your interest, for your satisfaction, please join these webinars so that you are confident, you are capable, and you are competent. With these words, I wish you all a very bright future, and thank you Preeti and Dinesh and Phagun and Dr. Alpesh for making me a part of this program. I wish this program a great success. And I tell you that Preeti will be telling you the module, and this will go a long way in updating your knowledge. And then I'm sure that you will be able to impart your services in a better way. And I can tell you, the best satisfaction you have when you cure a patient and when you are satisfied with your services. Thank you very much once again, and I wish this program a great success. Thank you very much. Thank you, madam, for your blessings. It means a lot to all of us, and it will motivate many more paramedics to join. अब आप सबके सामने जिस शख्सियत को हम तारुफ कराना चाहते हैं, वो कतई किसी तारीफ या तारुफ के मोहताज तो नहीं है, वो आप भी कबूल करेंगे और हम भी मानेंगे।
हमारे अजीज और आप सबके चहीते सेफ मदरहुड कमिटी के चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीति कुमार, द स्टेज इज ऑल योर्स एंड यू प्लीज कंटिन्यू विथ योर टॉक. We'll meet at the end of the session. You please carry on. Thank you. Yes, Dr. Priti. Thank you, Dr. Fagun. सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर अल्पेश जी को और डॉक्टर उषा शर्मा जी को जो आज इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हैं. और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी. सबसे पहले तो ये नोट करिए नंबर्स, जो हमारे 5 नंबर्स हैं जिन पे हम क्वेश्चन आंसर्स के जवाब चाहते हैं. जैसा कि डॉक्टर फागुन ने बताया, पूरी डिटेल्स के साथ दीजिए, अपना नाम दीजिए, नंबर दीजिए, इंस्टीट्यूट दीजिए और कहाँ से हैं वो दीजिए. जवाब काफी मिलते हैं, काफी सही भी होते हैं, लेकिन कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से उनको प्राइज नहीं मिल पाता, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिए. कुछ नर्सिंग होम से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रही है. मिस्टर क्षितिज को आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपके यहाँ सेंटर से कौन कौन लोग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स मेरे पास रेगुलर आ रही हैं. जिन सेंटर्स पे ज्यादा लोग कनेक्ट हो रहे हैं वो प्लीज एक फॉर्मेट में मिस्टर क्षितिज को अपना ईमेल भेज दें. तो आज हम बात करेंगे हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी. बहुत अहम टॉपिक है. आप अभी आज हमारे साथ करीब 1500 लोग जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में, और हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ना. प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है. आपको बहुत ज्यादा गहन इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमें पूरा मैनेजमेंट आना चाहिए, लेकिन हाँ उतना मैनेजमेंट आपको जरूर आना चाहिए जिसमें आप एक माँ की जान बचा सकें और एक बच्चे की जान बचा सकें. तो हम इस मॉड्यूल में बात करेंगे 2-3 चीजों के बारे में. पहली तो ये कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी से हम क्या समझते हैं. रक्तचाप क्या सब एक जैसे होते हैं? अगर ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में बढ़ता है तो क्या वो समान होता है, सभी को एक ही तरह से अफेक्ट करता है, या कुछ डिफरेंस होता है? दूसरा ये पॉइंट हम देखना चाहेंगे कि जो रक्तचाप बढ़ने से सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का जिसको हमें डर होता है वो होता है एक्लेम्सिया. मैं चाहूंगी कि आप लोग जितने लोग जुड़े हैं एक कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज बताऊंगी जो आप नोट कर लीजिए. कोशिश करिए इसको आप अपनी प्रैक्टिस में लीजिए और अपने सभी लोगों को सिखाइए. सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेम्सिया सबसे ज्यादा खतरनाक है. जिन मरीजों को ब्लड प्रेशर होता है उनको एक्लेम्सिया का डर रहता है. अभी हम बात करेंगे कि एक्लेम्सिया क्या होता है. दूसरा हम ये बात करना चाहेंगे कि एक्लेम्सिया का मैनेजमेंट कैसे किया जाए. आप लोगों ने, कुछ लोग होंगे जो जुड़े होंगे जिन्होंने एक्लेम्सिया के पेशेंट देखे होंगे और कुछ लोगों ने नहीं भी देखे होंगे. तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने पेशेंट नहीं देखा है तो आपको जानकारी नहीं होनी चाहिए. जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए. तो हम ये इस मॉड्यूल के बारे में 3 चीजें बहुत अहम जानेंगे. पहली चीज, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी से हम क्या समझते हैं. दूसरा, जो सबसे ज्यादा खतरनाक कॉम्प्लिकेशन इसका होता है वो एक्लेम्सिया होता है. उसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं और उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा स्टेप है जिसमें एक माँ और बच्चे की जान आप बचा सकते हैं. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन कब कहेंगे प्रेगनेंसी में. हाइपरटेंशन हम प्रेगनेंसी में तब कहेंगे जब हमारा ब्लड प्रेशर मरीज का 140/90 और 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज्यादा हो. और ये ब्लड प्रेशर आप 2 बार लेंगे, 4 घंटे के अंतर पे लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज परेशानी में आता है, बहुत घबराहट में आता है, तो उसका ब्लड प्रेशर टेम्परेरीली बढ़ सकता है. तो खाली एक रीडिंग आने पे हम उसको ये नहीं कहेंगे कि इसको हाइपरटेंशन है. ये बहुत ध्यान देने की बात है कि अगर कोई मरीज आ रहा है तो उसका एक रीडिंग पे हमें ब्लड प्रेशर का उसको एक लेबल नहीं लगाना है कि हम उसको ये नहीं कहेंगे इसका ब्लड प्रेशर हाई है. तो 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो वो पेशेंट, हमारा प्रेग्नेंट मदर, हाइपरटेंशन का है. क्रॉनिक हाइपरटेंशन का मतलब ये हुआ कि कुछ माताएं ऐसी होंगी जो प्रेगनेंसी से पहले हाइपरटेंसिव होंगी, जो ऑलरेडी दवा ले रही होंगी, वो भी प्रेग्नेंट हो सकती है. तो ऐसे मरीज जिनमें ब्लड प्रेशर पहले से हो और वो प्रेगनेंसी में वो मदर प्रेग्नेंट हो जाए, उसको कहते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन. मतलब कि ऑलरेडी उसको हाइपरटेंशन है और वो प्रेग्नेंट हो गई. एक वर्ड होता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. ये आप लोग को जानकारी के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए कि हाइपरटेंशन क्या होता है और कितनी प्रकार के हाइपरटेंशन होते हैं. जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि 20 हफ्ते, मतलब 5 महीने, 5 महीने के बाद अगर ब्लड प्रेशर किसी भी मरीज का बढ़ता है 140/90 का, और सिर्फ ब्लड प्रेशर ही बढ़ा रहता है उसमें और कोई चीज नहीं होती,
सिर्फ ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा रहता है, तो हम उस पेशेंट्स को कहते हैं ये जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के पेशेंट है। तो अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया का मतलब ये हुआ कि ये जो सबसे ज्यादा, अभी डॉक्टर उषा शर्मा जी आपको बता रही थी, जो हम सबसे ज्यादा परेशान है वो प्री एक्लेम्सिया के मरीजों से होते हैं। प्री एक्लेम्सिया वो कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किसी को भी हो सकता है। अभी हम जानेंगे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो प्रेगनेंसी की वजह से जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कुछ कंडीशंस हैं जैसे डायबिटीज है, प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है और प्रेगनेंसी के बाद वो नॉर्मल हो सकती है, ऐसे ही प्री एक्लेम्सिया होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड प्रेशर बढ़ना और उसके बाद बहुत कम मात्रा में मरीज होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर वो बना रहता है, नहीं तो ज्यादातर ये पेशेंट्स में नॉर्मल हो जाता है डिलीवरी के 40 दिन बाद। तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये मरीज हमारा क्रॉनिक हाइपरटेंशन का है कि पहले से उसको ब्लड प्रेशर था या अभी प्रेगनेंसी के दौरान हुआ है। ज्यादा कंसंट्रेशन आज की टॉक का होगा प्री एक्लेम्सिया का, जिसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना। और इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन में प्रोटीन आना। यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है किसी मरीज को और ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है तो उन पेशेंट्स को हम बोलेंगे प्री एक्लेम्सिया, और ये ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं 5 महीने के बाद। तो नॉर्मली चौथे या 5वें महीने में ये ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। और हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है हर प्रेग्नेंट मदर में कि किसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा इस प्रेगनेंसी में, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो प्री एक्लेम्सिया में ये सिम्टम भी जानना जरूरी होता है कि कब हम कहते हैं सीवियर प्री एक्लेम्सिया है। जैसा कि हमने बताया कि सीवियर प्री एक्लेम्सिया का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर अगर 140/90 से ऊपर है तो हमने उसको प्री एक्लेम्सिया बोल दिया, लेकिन अगर उसका ब्लड प्रेशर 160/110 से ऊपर जा रहा है, मतलब सिस्टोलिक उसका 160, डायस्टोलिक 110 से ऊपर जा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे सीवियर प्री एक्लेम्सिया। और उसमें प्रोटीन यूरिया मतलब जो हम ये टर्मिनोलॉजी लिख रहे हैं 1+, ये भी हम सिखाएंगे, आपको बताएंगे 1+ से क्या मतलब है। मतलब उसकी यूरिन में प्रोटीन भी आ रहा है, तो प्रोटीन का टेस्ट करना यूरिन में बहुत जरूरी है। ये आपको ये जानकारी यहां से आप सीख जाइए कि किसी भी माता का अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है और आपने ये 2 रीडिंग्स ले ली हैं 4 घंटे पे और उसका ब्लड प्रेशर 140 से 90 से ऊपर आ रहा है, तो वो प्री एक्लेम्सिया का मरीज हो जाएगा। और उसमें फिर आपको यूरिन जरूर चेक करना है कि उसमें प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो एक्लेम्सिया है। एक्लेम्सिया का मतलब ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, हम इसी से डरते हैं। ये दोनों जो चीजें लिखी हुई हैं, सीवियर प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, हमें इसी से डर लगता है कि कहीं मरीज को ये ना हो जाए। तो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये होना है कि इन पेशेंट्स को पहले तो आइडेंटिफाई जल्दी करना है कि भाई किस पेशेंट को प्री एक्लेम्सिया जल्दी हो रहा है, सीवियर प्री एक्लेम्सिया किसको हो रहा है और किसको एक्लेम्सिया हो रहा है। तो सीवियर प्री एक्लेम्सिया, इसको हम इसलिए डिफाइन, ज्यादा टाइम ले रहे हैं स्लाइड को डिफाइन करने में, क्योंकि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर 160/110 से ऊपर हो, यूरिन में प्रोटीन आ रही हो 1+। अभी हम बताएंगे 1+ क्या होता है। इसके साथ अगर कोई सिम्टम्स है मरीज को, सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे पेशेंट को बहुत सीवियर हेडेक हो सकता है या पेशेंट को बहुत ज्यादा गफलत की हालत हो सकती है, वो आपको बता नहीं पाएगा क्या, बहुत कंफ्यूज स्टेट में होता है, वो उस तरह से हो सकता है। या पेशेंट को विजुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आपको दिखाई कम दे रहा है या किसी एक पोर्शन में फील्ड ऑफ विजन चली गई, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। या पेशेंट को बहुत एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, वो सब सिम्टम्स। या पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत, ब्लड प्रेशर है सांस लेने में दिक्कत होने लगी, ब्लड प्रेशर है दिखने में दिक्कत होने लगी, ब्लड प्रेशर मरीज को है 140/90, सर में दर्द होने लगा तेज, या उसका विजन में एक पोर्शन चला गया, एक आंख से नहीं दिख रहा है, दोनों आंखों से नहीं दिख रहा है, या वो कंफ्यूज्ड है, बता नहीं पा रही वो क्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। तो इस तरह की कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड होती है। या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या पेट में दर्द हो रहा है, जो नॉर्मली हम लोग बताते हैं एपिगैस्ट्रिक पेट में दर्द हो रहा है, या पेशेंट को बहुत ज्यादा इडिमा बढ़ गया, इडिमा मतलब सूजन पूरे शरीर में बढ़ जाती है। ऐसे केसेस में हम बताते हैं मरीज सीवियर प्री एक्लेम्सिया में जा रहा है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अभी हम देखेंगे क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। और जो लास्ट में हमने एक्लेम्सिया बताया कि किसी भी मरीज को अगर माँ को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है 140/90 से ऊपर हो रहा और उसको झटके आने लगे, तो वो एक्लेम्सिया का पेशेंट हो जाता है। तो कोई भी पेशेंट को, माँ को अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है 140/90 से ऊपर है, उसको झटके आने लगे, कोई जरूरी नहीं है कि उसको पूरे टोनिक क्लोनिक सीजर्स आते, पूरी बॉडी में झटके आ सकते हैं, या एकदम बेहोश भी हो सकता है मरीज। सीवियर हेडेक बताएगा, एकदम बेहोश भी हो सकता है।
तो इस तरह के मरीजों को हम बोलते हैं ये पेशेंट्स एक्लेम्सिया में जा रहे हैं। तो आज हमें जो ट्रीटमेंट देखना है, क्योंकि ये दो कंडीशन ऐसे हैं, अगर माइल्ड हाइपरटेंशन होगा तो किसी माँ की जान नहीं जाएगी, लेकिन अगर सीवियर हाइपरटेंशन हुआ और पेशेंट को एक्लेम्सिया हुआ तो ये जान गंवा सकती है, माँ मर सकती है, बच्चा मर सकता है। तो अगर किसी भी प्रेग्नेंट मदर में ब्लड प्रेशर अगर हल्का बढ़ा है और उसको झटके आने लगे तो उसको हमें ये लेना चाहिए कि ये मरीज एक्लेम्सिया का ही है। झटके के बहुत सारे कारण और भी होते हैं, पेशेंट को मिर्गी का दौरा पहले भी आ सकता है, लेकिन अदरवाइज अगर हम देख रहे हैं कि प्रेगनेंसी में किसी वजह से इसको झटके आ रहे हैं तो वो एक्लेम्सिया ही मान के ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसको एक्लेम्सिया ही लेकर चलना चाहिए। अब आती है यूरिन प्रोटीन टेस्ट करने की बात। ये एक तरह की बॉटल्स होती हैं, हमारे ख्याल से बहुत लोग जो जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे, इसको यूरिस्टिक्स बोलते हैं। यूरिस्टिक्स में आपके दो कंपोनेंट हो सकते हैं जिसमें आप शुगर भी टेस्ट कर सकते हैं और प्रोटीन भी टेस्ट कर सकते हैं। ये इस तरह की स्ट्रिप्स आती हैं, इस बॉटल में स्ट्रिप्स रहती हैं और इस स्ट्रिप्स में ये करना होता है कि पेशेंट का यूरिन कलेक्ट कराना होता है, जैसे जार में दिखाया गया कंटेनर में। और इस स्टिक का जो आगे का एंड होता है जिसमें दो तरह की स्ट्रिप्स की बैंड होती हैं, उनको डिप करना होता है 10 सेकेंड्स के लिए, पूरा डिप कर देना चाहिए, उसमें डिप कर देना चाहिए और उस स्ट्रिप को 1 मिनट तक रुकना चाहिए, क्योंकि वो कलर चेंज करता है। तो इसमें आप अगर नीचे देखेंगे तो प्रोटीन की मात्रा कितनी आ रही है वो दिखाई दे रही। तो अगर हल्का ग्रीन है तो इसका मतलब प्रोटीन कम आ रहा है। अगर वो स्ट्रिप का एंड जो है ज्यादा ग्रीन हो जाता है, क्योंकि ये जितनी कोडिंग है ये बॉटल में दी होती है, तो इन स्ट्रिप्स को उस बॉटल के कलर से मैच करना होता है। जैसा कि इसमें दिखाया है कि स्ट्रिप्स बॉटल के साथ रखी हुई है, जितना ज्यादा गाढ़ा हरा होता जाएगा इसका मतलब प्रोटीन की मात्रा उतनी ज्यादा है। तो जब हम कहते हैं कि 30 मिलीग्राम प्रोटीन आ रहा है तो वो 1+ हो जाता है, जब हम कहते हैं 100 मिलीग्राम पर ml आ रहा है तो वो 2+ हो जाता है, और अगर 300 मिलीग्राम पर ml यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो वो 3+ हो जाता है। तो हम जो डेफिनेशन में लेते हैं वो 1+ लेते हैं, तो मतलब आपका 30 मिलीग्राम से ऊपर अगर किसी भी यूरिन स्टिक में आ रहा है तो वो आपका प्रोटीनूरिया 1+ हो जाएगा। जितना प्रोटीनूरिया ज्यादा बढ़ता चला जाएगा सीवियरिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी, वो कलर चेंज अगर जितना भी डार्क होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है, यूरिस्टिक्स आपको एक प्रॉपर टेम्परेचर पे रखनी है, 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे रखिए, बहुत गर्मी में नहीं रखना चाहिए इनको। और जैसे ही आप स्ट्रिप निकालें इसको बंद कर देना चाहिए, बॉटल को खुला मत रखिए, क्योंकि ये फॉल्स रिजल्ट्स देने लगती है। और इसके अंदर एक डेसिकेटर पड़ा रहता है, एक छोटा सा टुकड़ा टाइप का पड़ा रहेगा, जो छोटी सी पोटली टाइप की होती है, उसको नहीं निकाल के फेंकना चाहिए, उसको उसी में रहने देना चाहिए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है प्रोटीनूरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर किसी भी ब्लड प्रेशर का आपको मरीज 140-90 से ऊपर मिल रहा है, आप फटाक से उसका यूरिन चेक कर लीजिए, और यूरिन में आप कंटेनर में यूरिन कलेक्ट करा लीजिए, उसको डिप कर दीजिए स्टिक एक निकाल के, और कलर से बॉटल से मैच कर लीजिए कि उसका कितना यूरिन आ रहा है। तो 1+ से ऊपर अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये पेशेंट प्री एक्लेम्सिया की है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे प्रेगनेंसी के मदर्स को हम देख रहे हैं तो हम किसको देखेंगे कि इसको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इस मरीज को, इसको कम खतरा है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, इसको ज्यादा खतरा है बढ़ने का। तो उसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगी, सारे तो नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपके लिए कॉमनली देख सकते हैं आप लोग। पहली है, एक तो एक्सट्रीम्स ऑफ एज, मतलब या तो बहुत यंग लेडी है, जैसे मान लो 18-19 साल पे लड़कियां प्रेग्नेंट हो जा रही हैं, इनमें प्री एक्लेम्सिया के चांसेस ज्यादा है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इनको ऑब्जर्वेशन में रखना है। आपकी अगर एज ज्यादा है, मदर की 35 साल से ऊपर महिला है, मदर प्रेग्नेंट हो गई, इसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। तो इन पेशेंट्स को आपको ब्लड प्रेशर पे बहुत ध्यान देना होगा। इनको लग रहा है कि अगर थोड़ा हायर साइड पे ब्लड प्रेशर, आप इनको जल्दी चेकअप के लिए बुलाएंगे। हम रूटीन जो 4 चेकअप बताते हैं उस पर नहीं, इनको हम जल्दी 15 दिन पे बुला लेंगे, हो सकता है 10 दिन पे बुला लें। तो ये रिस्क फैक्टर्स आपको जानना जरूरी है। नली ग्रेविडा का मतलब जिनका पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है, वो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है, उनको भी ब्लड प्रेशर की चांसेस होते हैं बढ़ने के। ओबेसिटी, मोटी महिलाएं, अगर आपको हेल्दी लेडी दिख रही है, आपको मोटी लग रही है, क्योंकि हम इतनी ज्यादा BMI बहुत जगह नहीं देखते हैं, तो अगर आपको लगता है ये हेल्दी है, ये मोटी पेशेंट है, कुछ लोग वेस्ट सर्कमफ्रेंस से देखते हैं, कुछ लोग BMI चार्ट से देखते हैं, जो मोटी महिलाएं हैं उनको भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जुड़वा बच्चे जिनके हैं, मान लीजिए आपने 3 महीने पे देखा इनको जुड़वा बच्चे, इनको चांसेस हैं कि चौथे 5वें महीने में इनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो इनको थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखना है। जिनको पहले से ब्लड प्रेशर, हमने बताया क्रॉनिक ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं, उनको पहले से ब्लड प्रेशर है, उनका भी ब्लड प्रेशर इसमें और बढ़ सकता है। तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, फिर प्रोटीन आने लगेगी और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो ऐसे पेशेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है, सपोज करिए प्रेगनेंसी में डायबिटीज होगी, जैसे हम बता रहे थे जेस्टेशनल डायबिटीज होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान ही होती है,
प्री एक्लेम्सिया है, प्रेगनेंसी के दौरान ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जेस्टेशनल डायबिटीज है, प्रेगनेंसी के दौरान ही शुगर बढ़ेगा। तो ऐसे मरीजों को जिनके शुगर भी बढ़ा हुआ है, उनको भी चांसेस ज्यादा होते हैं कि इनका ब्लड प्रेशर आगे जाके बढ़ेगा। इनको हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपके कंसल्टेंट, आपके डॉक्टर्स इनका ध्यान रखेंगे, इनको ट्रीटमेंट देंगे, प्रिवेंशन के देंगे, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि ये पेशेंट्स हमारे रिस्क पे है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी महिला आ रही है जिसको जो बताती है पहले प्रेगनेंसी में हमारे ब्लड प्रेशर रहा है, तो उसको भी हाई चांसेस है। डायबिटीज के बारे में हमने बता दिया। और आईवीएफ जो पेशेंट्स हो रहे हैं, नॉर्मली एल्डरली भी होती हैं लेडीज, तो इनको भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। हमने बात करी कि ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ऊपर होना चाहिए और 4 घंटे के अंतर पे आपको लेना चाहिए। तो 4 घंटे के अंतर पे अगर आप लेंगे और 140/90 से, तो वो प्री एक्लेम्सिया। और अगर हम सीवियर प्री एक्लेम्सिया की बात करें तो बीपी हम बता चुके हैं पहले भी, 160/110 से ऊपर अगर है, या फिर वो सब सिम्टम्स भी साथ में आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, आंख का विजन जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वेट गेन बहुत जल्दी हो रहा है मरीज को, मतलब नॉर्मली जो वेट गेन होता है 10 से 11 किलो के आसपास होता है, आपके ज्यादा वेट गेन हो रहा है। 1 महीने में करीब 1.5 किलो के आसपास मरीज का वजन बढ़ना चाहिए, 3 किलो बढ़ गया, 3.5-4 किलो बढ़ रहा है। तो वेट गेन को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इन पेशेंट्स में सीवियरिटी के साइंस आ रहे हैं, इनको हमें बहुत ध्यान से देखना है, इनको ज्यादा जल्दी बुलाना है और उनको हमें सतर्क रहना है। अब आई ब्लड प्रेशर कैसे लिया जाता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या लेते हैं, पेशेंट आई ओपीडी में फटाक से ब्लड प्रेशर लिया, गलत है। ब्लड प्रेशर लेने के लिए, क्योंकि हमने बताया कि एंजाइटी में बहुत होते हैं मरीज, जब प्रेगनेंसी के लिए आते हैं तो आजकल तो वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस है सब में, इतना इन्फेक्शन कोरोना का चल रहा है, इसमें भी स्ट्रेस मदर्स आती हैं। तो एक रीडिंग जब भी आप लीजिए तो एक तो पेशेंट को बहुत कंसोल करना चाहिए कि बहुत उसको कॉन्फिडेंस दिला के, उसको पेशेंटली उसको हैंडल करके, बहुत आपका बात करने का ढंग बहुत होना चाहिए, एकदम डराना घबराना नहीं चाहिए मरीज को। और ब्लड प्रेशर लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप, ये हमने पोजीशन दिखाई है, करेक्ट पोजीशन बैठ के लेने की। हमारे ख्याल से बहुत लोग इससे एग्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग लेट के भी लेते हैं ब्लड प्रेशर, तो वो सही है। ब्लड प्रेशर लेट के भी ले सकते हैं, ब्लड प्रेशर बैठ के भी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप पेशेंट को बिठाएं तो देखिए, एक तो कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाइए मरीज को। दूसरा, जब आप ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट रखिए तो वो एट द लेवल ऑफ हार्ट होना चाहिए। तो अगर आप लिटाए हैं तो फिर आप बेड के साइड में रखिए, बिल्कुल लेवल ऑफ हार्ट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली बैठ के ही ले सकते हैं या लेट के ले सकते हैं। पैर क्रॉस नहीं करने चाहिए, पेशेंट के पैर नहीं क्रॉस होने चाहिए, और ये बहुत कंफर्टेबली आपको एक ही आर्म में लेना है। जो आप 4 घंटे बाद ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, जैसे सपोज करिए एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर आपको बॉर्डर लाइन बढ़ा मिल रहा है, तो आप उसको कहिए कि आप फिर आ जाइए थोड़ी देर बाद, आप फिर बुला के फिर 4 घंटे बाद लीजिए। लेकिन कंफर्टेबल रहना चाहिए, पेशेंट को कंफर्टेबल रहना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपने एक्सरसाइज करा दी या बहुत उसको डरा दिया, अरे तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई आ रहा है, तो वो ज्यादा आ सकता है। नॉर्मली जब हम ब्लड प्रेशर लेते हैं तो सिस्टोलिक लेते हैं, सबको ज्यादातर ब्लड प्रेशर लेना आता है। जब पहली साउंड शुरू होती है उसको हम लोग कॉर्टिकॉफ 1 साउंड कहते हैं, और जहां से मफलिंग शुरू होती है, मतलब हल्की आवाज होना होती है, फिर एक जगह आती है बंद हो जाती है ब्लड प्रेशर की आवाज आना, वो कहते हैं कॉर्टिकॉफ 5। तो नॉर्मली 1 और 5 लेनी चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि हमें 4 भी लेना पड़ता है जब बहुत नीचे तक चला जाता है, ब्लड प्रेशर नहीं ले पा रहे होते हैं। तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर आप सही से लेना सीखिए। ब्लड प्रेशर बहुत अहम है। ज्यादातर लोग कहते हैं हम ब्लड प्रेशर ले लेते हैं, ब्लड प्रेशर तो बहुत छोटी चीज है। ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, चाहे पेशेंट प्रेग्नेंट है चाहे नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कट ऑफ साइज जो आपका कफ का होता है। ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपका 1.5 गुना होना चाहिए, जो आम की सर्कमफ्रेंस होती है उसका 1.5 गुना होना चाहिए, क्योंकि कई बार ओबीस पेशेंट्स होती हैं तो आपका कफ नहीं बंध रहा है, तो आपने किसी का पकड़ लो इसको और उसके बाद ब्लड प्रेशर लेना शुरू किया, गलत है। तो कफ के साइज भी अलग अलग आते हैं। तो अगर ओबीस पेशेंट है, आर्म सर्कमफ्रेंस ज्यादा है, तो 1.5 गुना आर्म सर्कमफ्रेंस होना चाहिए, और उससे आपका ठीक से बंधे और ब्लड प्रेशर आप ठीक से ले पाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लैडर फुल नहीं होना चाहिए। पेशेंट को यूरिन लग रही है बहुत तेज, आप ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं, एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एनवायरमेंट बहुत क्वाइट होना चाहिए, पेशेंट को बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रखना चाहिए, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। जैसे इसीलिए हम लोग करते हैं कि पेशेंट के कपड़े नॉर्मली जाड़ों में खासतौर से पेशेंट स्वेटर पहन के आते हैं, उसके ऊपर एक और चीज, ये सब आपको हटा देना चाहिए। इसको हटा के तब ब्लड प्रेशर लेना चाहिए। एंग्जाइटी एपिसोड नहीं करना चाहिए, पेशेंट से बहुत कूलली कंफर्टेबली बात करना चाहिए, देखना चाहिए कोई ऐसा तो नहीं ऑलरेडी स्ट्रेस में बहुत पेशेंट आ रही है।
पेशेंट को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके ना रही हो, या कभी कभी नाकों में दवाई डालते हैं या आंख में कोई ड्रॉप्स होती हैं, इस तरह की कुछ दवाइयां हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं। तो इस तरह की चीजें, या स्मोकिंग, बहुत सी भाई गांव की औरतें बहुत स्मोकिंग करती हैं, या यंग गर्ल्स भी करती हैं बहुत स्मोकिंग, तो स्मोकिंग भी नहीं करी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को आप नोट करिए और ये सब ध्यान देके तब ब्लड प्रेशर रखिए, क्योंकि आप अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा निकाल देंगे तो उसका इलाज शुरू हो जाएगा, हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल। तो ट्रीटमेंट हमें कब शुरू करना है? अगर किसी महिला का ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर आ रहा है तो उसका हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, वो आपके डॉक्टर स्टार्ट करेंगे। और उनको कुछ काउंसिल करना पड़ता है, हम लोगों को काउंसिल करना पड़ता है उनको डेंजर साइंस के बारे में। जैसे कि हमने बताया डेंजर साइंस होते हैं, जब हम बता देंगे ये तो सीवियर प्रीएक्लेम्सिया में जा रही है, इसको कभी भी झटका आ सकता है, हम उससे डरते हैं कि झटका आ जाएगा। माइल्ड हाइपरटेंशन में 140/90 चल रहा है, पेशेंट घर चली जाएगी, दवाई बता दी जाएगी, वो अपना मैनेजमेंट करती रहेगी और बच्चे को देखती रहेगी कि उसका मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक से घूम रहा है बच्चा कि नहीं। क्योंकि अगर माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ा तो बच्चा सबसे पहले इफेक्ट होता है। बच्चों में यहाँ तक कि अनकंट्रोल में कई बार बच्चों की डेथ भी हो जाती है अंदर। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो अभी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं माँ पे ज्यादा, क्योंकि बच्चे का जो इम्पोर्टेंट है मूवमेंट बताना जरूरी है कि बच्चा ठीक से घूमे और रेगुलर फॉलोअप करा जाए। सिम्टम्स और साइंस ये हम आपको बता चुके हैं कि बहुत ज्यादा हेडेक हो, ऊपर से अगर हम शुरू करते हैं तो बहुत सीवियर हेडेक पेशेंट्स बताते हैं, झटके आ जाना या बेहोश हो जाना एकदम से, या ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधला दिखता है, कुछ लोगों को धुंधला दिखने लगता है, या एक तरफ का कहते हैं हमें दाईं तरफ का नहीं दिख रहा है या बाईं तरफ का नहीं दिख रहा है, या एक पोर्शन पे हमें नहीं दिख रहा है, एक बीच में कालापन दिख रहा है। तो विजन को बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर पेशेंट को इस तरह की चीजें बता रही है तो इसको इग्नोर नहीं करना। ये सब वार्निंग साइंस है, ये सब खतरनाक साइंस है, ये सब मरीज को किसी भी स्टेज पे एक्लेंजिया में ले जा सकते हैं। ऐसे मरीज को तुरंत भर्ती करना है। वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, खासतौर से सेकेंड ट्राइमेस्टर वाली वॉमिटिंग, पहले 3 महीने में नॉर्मल वॉमिटिंग होती है लोगों को। ब्लड प्रेशर हमने बताया प्री एक्लेम्सिया यूजुअली चौथे 5वें महीने से होता है। तो अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में एक्सेसिव वॉमिटिंग होने लगी मरीज को तो वो ठीक नहीं है। हमने आपको बताया बहुत ज्यादा वेट गेन, स्वेलिंग आ जाती है, बताते मरीज चेहरे पे स्वेलिंग आ गई, या अंगूठियां टाइट हो गई, हाथ में बहुत स्वेलिंग आ गई। पैर में तो डिपेंडेंट होती है क्योंकि मदर प्रेग्नेंट है, चल रही है, तो पैरों में सूजन आ सकती, हाथों में टाइट हो जाए। एपिगेस्ट्रिक पेन हमने बताया, पेट में सबसे ऊपर दर्द होना, या यूरिन आउट, पेशाब कम हो रही, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में पेशाब कम हो अगर मरीज बताएं तो ये सब चीजें आपको समझानी है। अगर किसी एक का ब्लड प्रेशर बढ़ा आ जाता है तो आपको ये सब समझाना है कि भाई देखो, अगर सर में दर्द होता है, आंख में तुम्हें कम दिखाई देता है, सांस फूलने में दिक्कत हो रही है तुम्हें, या पेट में तुम्हें दर्द हो रहा है, बच्चा कम घूम रहा है, पेशाब कम आ रही है, या सूजन तुम्हारे शरीर में बहुत आ रही है, या झटके आ रहे हैं, या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज ऐसा हो रहा है कि गफलत की हालत में जा रहे हैं, तो तुरंत खाली मरीज को ही नहीं समझाना है, उनके अटेंडेंट्स को भी समझाना है। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि 140/90 से ऊपर अगर आ रहा है तो ये सिम्टम्स आपको समझाने। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास 15 मिनट बचे हैं, तो हम बात करेंगे व्हेन टू हॉस्पिटलाइज। तो हमने ये बताया कि सीवियर प्रीएक्लेम्सिया, अब आपको पता है सीवियर प्रीएक्लेम्सिया क्या है, बीपी 160-110 से ऊपर अगर हो रहा है, और जितने सिम्टम्स अभी हमने बताए, सर में दर्द होना, आंखों के सामने धुंधलापन छाना, दिखाई देना बंद हो जाना, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग आना, पेशेंट के बच्चा कम घूमना, ब्लीडिंग हो जाना मरीज के हो जाती है, पेट में दर्द होना, पेशाब कम आना, इस तरह के जितने भी सिम्टम्स है ये सब वार्निंग साइंस में आते हैं। तो ये अगर इस तरह का कोई सिम्टम हो रहा है, फिर बीपी आप ध्यान नहीं दीजिए, मान लीजिए हो सकता है बीपी 150/100 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और ये सब सिम्टम्स आने लगे तो भी इसका मतलब ये सीवियरिटी की तरफ जा रहा है, तो आपको इसको हॉस्पिटलाइज करना है। सीवियर प्रीएक्लेम्सिया हो गया बीपी बढ़ा होना और सिम्टम्स होना, एक्लेम्सिया हो गया, उसी मरीज को अगर झटके आने लगे तो हम कह देते हैं ये एक्लेम्सिया में चला गया। तो हमें अब ये देखना है कि इन दोनों ही सूरतों में दोनों मरीजों को हॉस्पिटलाइज करना है, और डॉक्यूमेंटेशन केस शीट पे लिख दीजिए, कितने बजे पेशेंट आया, कितना उसको ब्लड प्रेशर था, उसको क्या सिम्टम्स थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उसको हर चीज आपको ब्लड प्रेशर उसका जितना भी आप चेकअप करेंगे वो सब डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक्लेम्सिया में किसी भी मरीज की जान तक जा सकती है। तो आपके रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आपके रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं कि आपका कब पेशेंट आया, आपने क्या मॉनिटर किया, क्या दवाइयां दी आपने, कैसे इसको मैनेजमेंट किया। तो आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने कंसल्टेंट से पूछिए कि हमें इसमें क्या क्या भरना है। वाइटल्स बहुत जरूरी है, उसको फिट आता है तो लिखना जरूरी है, उसको सिम्टम्स क्या क्या है वो लिखना जरूरी है, आप उसको क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं वो लिखना जरूरी है। तो डॉक्यूमेंटेशन एट एवरी स्टेज इन दीज पेशेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी है कि आप डॉक्यूमेंट करें माँ के बारे में
और डॉक्यूमेंट करें बच्चे के बारे में। ये दोनों चीजें आपको केस फाइल में लिख देना है। पेशेंट कब एडमिट हुआ, कब ट्रीटमेंट किया, कब शिफ्ट हुआ। तो इस तरह के पेशेंट्स जब होते हैं तो आप एक जनरल उसमें नहीं ट्रीट कर सकते, इनको आप जनरल लेबर रूम में या वार्ड में नहीं रख के ट्रीट कर सकते। इनको आप स्पेसिफिक, जिसको एचडीयू कहते हैं हम लोग, हाई डिपेंडेंसी यूनिट होती है, जहां आपको केयर सुविधा हो। पेशेंट एकदम से बेहोश हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा, तो कैसे मैनेज करेंगे, आप वार्ड में नहीं कर सकते। तो इनको एक ऐसे, आपको हो सकता है आपके यहाँ सेंटर पे एक ऐसा रूम हो जिसमें आपका मॉनिटर लगा हो, आपके ऑक्सीजन हो, सारी चीजें जो आपके एचडीयू की तरह काम करता हो, तो वहां पे शिफ्ट करिए पेशेंट्स को, क्योंकि इनको केयर चाहिए। इनको आपको मॉनिटर लगाना पड़ेगा, इनका सब बीपी मॉनिटर करना पड़ेगा, पल्स मॉनिटर करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेथलेसनेस हो सकती है। पानी बहुत छोड़ता है, शरीर से पानी छूटता है, वो सब जगह जगह भरने लगता है, इसीलिए इडिमा ज्यादा होता है, लंग्स में पानी भर जाता है, तो इडिमा की वजह से वो होता है। तो ये पेशेंट्स को आपको एचडीयू में करना है। तो सीवियर हमने सब ये चीजें बता दी हैं आपको। सीवियर कब कहेंगे, या तो ब्लड प्रेशर, कोई भी एक चीज हो तो उसमें सीवियर कह देंगे। 160/110 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, उससे कम भी ब्लड प्रेशर है, लेकिन कुछ चीजें आपको दिख रही है, जैसे हेडेक है, आंख नहीं ठीक से दिख रही है उसको, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या उसको पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, या बहुत ज्यादा वॉमिटिंग आ रही है, या पेशाब कम हो रहा है, ये सब सीवियरिटी के साइन है। तो बीपी आपका इंपॉर्टेंट है। अगर 160/110 बीपी है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बीपी कम भी है, मान लीजिए 140 190 और ये सब सिम्टम्स आने लगे पेशेंट में, तो आप इसको सीधे लेके चलेंगे। तो इन सब पेशेंट्स को आपको हॉस्पिटलाइज करना है। और एक्लेम्सिया जो हमने बताया कि अगर ब्लड प्रेशर वाले मरीज को इसी में झटके आने लग जाते हैं, तो इन पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि ये एक्लेम्सिया के पेशेंट्स हैं, और इनमें आपको बहुत सावधानी बरतनी है। आज आपको यही सीखना है। तो अगली जो 3-4 स्लाइड्स हैं इसमें बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं इसमें बताने जा रही हूँ कि आप इसको कैसे मॉनिटर करेंगे। तो ब्लड प्रेशर के साथ साथ यूरिन आपने तुरंत टेस्ट करी, हमने आपको बताया ब्लड प्रेशर जैसे ही मिले आप यूरिन सबसे पहले टेस्ट कर लीजिए। प्रोटीनूरिया आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो अगर मान लीजिए नहीं भी मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए कहेंगे तो प्री एक्लेम्सिया नहीं है, और भी चीजें मिल सकती है। प्लेटलेट काउंट लो हो सकता है इन मरीज में, लिवर डिस्फंक्शन होता है, किडनी डिस्फंक्शन हो सकता है, कुछ भी ब्लड प्रेशर की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर फिट आ गया तो हम उन पेशेंट्स को एक्लेम्सिया बोलेंगे। ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ज्यादातर ये होता है कि सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ इसको सबसे पहले नोटिस करता है, डॉक्टर्स के पास बाद में इंफॉर्मेशन आती है। सबसे पहले जो नोटिस करता है वो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ देखता है कि ये पेशेंट को ये हो रहा है। आपको क्या इंपॉर्टेंट, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अर्ली वार्निंग साइंस जितने हमने बताया इसको पकड़िए जल्दी, और सबसे पहले अपने कंसल्टेंट को बताइए कि पेशेंट सीवियर प्री एक्लेम्सिया में जा रहा है, इससे पहले कि वो झटके लेने लगे। झटके लेगा तो पेशेंट आप काफी एंड स्टेज पे पहुंच गए, मतलब उसको मैनेज करना, क्योंकि उस पर तब तक इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्लेम्सिया पेशेंट आएगा तो आप क्या करेंगे। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है। आप अगर ट्रेंड नहीं होंगे, प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, तो आप इन पेशेंट्स को नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास एक्लेम्सिया किट होनी चाहिए। तो अगर एक्लेम्सिया के पेशेंट्स होते हैं तो हमारे पास 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है कि उसका झटका ठीक करें, जो उसके झटके आ रहे हैं उसको ठीक करें। उसका जो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हो सकता है 160/110 से ज्यादा हो गया, उसको कंट्रोल करें। अगर पेशेंट को इडिमा हो रहा है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर देने के लिए बहुत लोग डायरेटिक्स देने लगते हैं, ये लैसिक्स दे दो, ये दे दो। ये नहीं देना चाहिए, कभी लैसिक्स वगैरह नहीं देना चाहिए। आप अपने कंसल्टेंट को बताइएगा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप उसका वाइटल्स मॉनिटर करिए, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखिए, इतना आप कर सकते हैं। लेकिन आप लैसिक्स मत दीजिए उसको, कोई भी डायरेटिक ऐसे मरीजों में बिना अपने कंसल्टेंट से बात करके मत दीजिए। और सबसे ज्यादा इसका जो इलाज होता है वो बच्चा निकालना पड़ता है, क्योंकि बच्चा ही प्लेसेंटा और बच्चे की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और झटके आते हैं, इसको आपको निकालना चाहिए। तो ये एक्लेम्सिया किट है, मोस्ट ऑफ द सेंटर्स पे ये होती है। अगर आपके यहाँ नहीं है तो आपका आज काम ये है कि एक्लेम्सिया किट एक बना लीजिए। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में बनाऊंगी, आप फोटो खींच लीजिए, मैं थोड़ी देर रुकूंगी उन स्लाइड्स पे, हालांकि टाइम 10 मिनट है, लेकिन मैं रुकूंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस तरह का एक बॉक्स बना लीजिए जिसमें आपके सारा सामान होना चाहिए कि अगर पेशेंट को झटका आ जाए तो आप इनको इसी बॉक्स को सीधे उठा लाइए। ये एक लेबर रूम में रखिए और एक ओटी में रखिए, दोनों जगह आपके यहाँ एक एक बॉक्स ये होना चाहिए एक्लेम्सिया किट। तो ये कॉम्पोनेंट्स इसको मैं पढ़ूंगी एक एक करके, आप इसको नोट भी कर लीजिए और लिख भी लीजिए। प्री फिल्ड लैब फॉर्म्स होते हैं, क्योंकि हमने बताया ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे पे भी असर हो सकता है, लिवर पे भी असर हो सकता है, प्लेटलेट काउंट भी लो होते हैं। तो हमें और इन पेशेंट्स को जब ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है तो बीपी का भी चांस होता है कि ब्लीडिंग ज्यादा हो मरीज को, पीपीएच जैसे पिछली बार साधना जी ने बताया था, इनको ब्लीडिंग की भी टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है।
ग्लव्स आपके अनुसार कुछ बड़े साइज रखिए, 7 नंबर रखिए, कुछ 6.5 रखिए, कुछ 6 रखिए। ग्लव्स के कुछ सेट रखिए। बैंडेजेस, कॉटन, गॉज, प्लास्टर रखिए, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है। प्लास्टिक एयरवे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रखिए। सक्शन कैथेटर, सबका रोल अभी मैं बताऊंगी। फोलिस कैथेटर रखिए। इंट्रा कैथ्स रखिए। 18 नंबर और 20 नंबर आपका दिखाया गया है। हरा नंबर और पिंक जो है ये आपको दिखाया गया है। हरा मोटा होता है, पिंक छोटा होता है, पतला होता है। तो यूजुअली व्हाइट बोर लगाना चाहिए कैनुला, जितना व्हाइट बोर, क्योंकि आपको पता है कि क्या मेडिकेशन देना पड़ सकता है, तो इनको व्हाइट बोर कैनुलाइज ही लगाना चाहिए। इंट्रा कैथ रखिए। ब्लड प्रेशर अपरेटस होना चाहिए और फंक्शनिंग होना चाहिए, इस काम करते रहना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट आप कम से कम 20 एम्प्यूल रखिए, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी कि 20 एम्प्यूल क्यों, क्योंकि बहुत लोग आप लोग दे रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट, आपको पता है कैसे देते हैं। नॉर्मल सलाइन की बोतल रखिए, इसमें 5% डेक्सट्रोज का कम नहीं यूज करना चाहिए। नॉर्मली नॉर्मल सलाइन या रिंगल लैक्टेट यूज करना चाहिए। लेबिटोलॉल इंजेक्शन है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए रखा जाता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट रखना चाहिए। हाइड्रोकोर्टिसोन रखना चाहिए। जाइलोकेन रखना चाहिए। सिरिंजेस आपकी सब होनी चाहिए, 2cc, 5cc, 10cc, 20cc। राइस ट्यूब बहुत जरूरी है। अनकॉन्शियस पेशेंट होगा, फुल स्टमक होगा तो आपको राइस ट्यूब भी डालना पड़ेगा। एडल्ट लैरिंगोस्कोप, सडनली स्पाज्म हो गया, एकदम से सांस लेना बंद कर दिया, तो आपको वो भी डालना पड़ सकता है। तो ये सब चीजें आपके, टूर्निकेट जरूरी है, यूरो बैग जरूरी है, नी हैमर जरूरी है, और जाइलोकेन जेली जरूरी है। तो अगर पेशेंट को, सपोज आप बैठे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं, बीपी बढ़ा है, एडमिट है और एकदम से झटका आ गया पेशेंट को, या पेशेंट लेबर में है, लेबर रूम में बैठी है पेशेंट, लेबर पेन्स हो रहे हैं और झटका आ गया एकदम से, तो क्या होता है कि घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है इस पोजीशन में या इस सिचुएशन में। सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, घबराना नहीं है। सब चीजें अगर पता है, आप सही चीज कर रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प, अपने सीनियर कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करिए कि ऐसे से पेशेंट में झटका आ रहा है या इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। प्लेस द पोजीशन इन लेफ्ट एट्रियल पोजीशन, नॉर्मली एक पोजीशन में कर देना चाहिए लेफ्ट साइड पे, जिससे कि उल्टी अगर हो रही है पेशेंट को, सांस की नली में ना चला जाए। तो यूजुअली लेफ्ट एट्रियल पोजीशन में कर देना चाहिए। इसमें ट्रॉमा होने का डर रहता है, जैसे झटके लेते हैं तो जबान कट जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, पेशेंट को सांस नहीं ले पा रही है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये पोर्शन आपका सही है कि नहीं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ भी माउथ गैग लगा दीजिए, कुछ ऐसी चीज लगा दीजिए, टंग बाइट ना करे, क्योंकि ब्लीडिंग फिर बहुत होने लगती है, टंग की ब्लीडिंग जल्दी रुकती नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मेंटेन एयरवे, आप ये देखिए सांस वो ठीक से, ऐसा तो नहीं चोकिंग एकदम से हो रही है। ऑक्सीजन आपको 4 to 6 लीटर तुरंत शुरू कर दीजिए ऑक्सीजन उसको, क्योंकि वो फिट विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उसके बॉडी में, पूरे शरीर में, तो आपको ऑक्सीजन देना जरूरी है। आईवी कैनुला जरूरी है, और आईवी इन्फ्यूजन में जैसे मैंने बताया रिंगल लैक्टेट प्रिफर्ड है या नॉर्मल सलाइन प्रिफर्ड। सबसे ज्यादा पेशेंट झटके जब ले रही होगी तो होश में नहीं होती है, मालूम पड़ा आप खड़े किधर हैं, पेशेंट को झटका बेड पे आ गया, वो गिर सकती है बेड से। तो ऐसे में यूजुअली जो बेड रेज होती है उनको ऊपर कर दीजिए, जिससे पेशेंट गिरे ना। ट्रॉमा बहुत हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में, तो वो चीजें ना हो। आप एस्पिरेशन वो मिनिमाइज करिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ राइस ट्यूब आप डालने की कोशिश, अगर पेशेंट फुल स्टमक हो, वैसे भी आपका पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो राइस ट्यूब आपको डालनी, क्योंकि एस्पिरेशन के चांसेस कम होते हैं। सक्शन कर दीजिए, अगर बाय द वे कुछ आ रहा है तो सक्शन कर दीजिए आप। एयरवे उसका क्लीन रखिए। इनिशिएट मैग्नीशियम सल्फेट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड मूव टुवर्ड्स द डिलीवरी, ये आपके कंसल्टेंट डिसाइड करेंगे। सारी टीम होगी, एक लेबर रूम में होगी टीम, या आप जहां पे हैं वहां पे होगी टीम, तो सब लोग पेशेंट की तरफ नहीं भागेंगे। आप काम डिप्यूट करिए एक दूसरे को कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। तो देयर शुड बी वन सीनियर पर्सन, लेबर रूम में एक सीनियर पर्सन होना चाहिए जो डिसाइड करे कि भाई तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम कैथेटर डालोगे, तुम राइस ट्यूब लेके आओ, तुम मैग्नीशियम सल्फेट लेके आओ। तो टीम लीडर शुड डिसाइड द वर्क। और इसकी अगर मान लीजिए आप अपने लेबर रूम में नहीं देख रहे हैं पेशेंट्स बहुत ज्यादा क्लेम्स, तो ड्रिल्स करिए, आप ड्रिल्स बार बार करिए, जिससे आप यूज टू रहें कि आपको ट्रीटमेंट क्या करना है। भूलिए ना दिमाग से कि हमें इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। आप पेशेंट कोई बन जाए और ड्रिल्स करें। तो ड्रिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है सीखने के लिए। ऑक्सीजन मैंने बताया सब दे दीजिए। कैनुला आपने दिया, जो टेस्ट निकलने होते हैं वो सैंपल्स आपको निकालने हैं। सीबीसी, लिवर फंक्शन हमने बताया, लिवर पे जोर पड़ सकता है, किडनी पे पड़ सकता है, पीटीपीसी पे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इन पेशेंट में होती है, प्लेटलेट लो होता है। तो ये टेस्ट आपको भेजना जरूरी है और ब्लड क्रॉस मैचिंग के लिए देना है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैग्नीशियम सल्फेट है, जिसके बारे में मैं आज बताऊंगी और उसको आपको जाना जरूरी है। 2-3 स्लाइड्स बची हैं, टाइम 5 मिनट है, तो ध्यान दीजिए आगे की स्लाइड्स पे। सबसे पहले जब पेशेंट झटका ले रहा है तो उसको आप परेशान मत होइए कि मालूम पड़ा उसमें 4 लोग पकड़ रहे हैं और एक जना कैथेटर डाल रहा है, एक जगह कैनुला डाल रहा है, ये मत करिए।
सीजर जितने भी आते हैं उसमें ब्रेन बहुत ट्रिगरिंग फेज में होता है, बहुत स्टिमुलस हाई होता है, तो अगर आप उसको जरा सा भी कुछ और छेड़ेंगे तो दोबारा झटका फिर आ सकता है। तो एक्लेम्सिया के फिट को जाने दीजिए, उसको अपने आप सबसाइड करने दीजिए, वो सबसाइड करेगा, वो 1 मिनट बाद, 1.5 मिनट बाद, या हो सकता है कुछ सेकंड्स बाद वो सबसाइड करेगा। तब तक आपको क्या करना है, पेशेंट को लेफ्ट एट्रियल पोजीशन में कर देना है, उसको सर बुला लेना है अपने कंसल्टेंट को, आप ऑक्सीजन दे दीजिए ऐसे पेशेंट में, आप एयरवे कर लीजिए, ट्रॉमा नहीं हो रहा, इतना काम आप कर सकते हैं जब तक पेशेंट को झटका आ रहा है। इसके अलावा आप अभी कैथेटर नहीं डालेंगे, कैनुला नहीं डालेंगे, जब उसका सीजर सबसाइड कर जाएगा तभी कुछ आप उसको कैनुलेट या कैथेटर डालेंगे। उससे पहले कोई भी चीज ऐसी नहीं करेंगे जो उसके बॉडी में दिक्कत करेगी या ट्रिगर करे उसको नेक्स्ट कन्वर्जेंस आने के लिए। नॉर्मली जब झटके आते हैं तो डाइजीपाम बहुत लोग दे देते हैं, वो मत दीजिए। डाइजीपाम इज नॉट अ ड्रग ऑफ चॉइस, मैग्नीशियम सल्फेट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। मैग्नीशियम सल्फेट का ये एम्प्यूल है, छोटा सा एम्प्यूल है, इसको समझ लीजिए। ये एक एम्प्यूल मैग्नीशियम सल्फेट का, इसमें 2 ml मैग्नीशियम सल्फेट है और ये वेट बाय वॉल्यूम है 50%। 50% वेट बाय वॉल्यूम हम कहते हैं तो मतलब जितना भी वॉल्यूम है उसका आधा उसका वेट है, 50% वेट बाय वॉल्यूम। तो 2 ml का अगर इंजेक्शन है तो ये 1 ग्राम का एक एम्प्यूल है, तो इसमें चेक कर लीजिए उसमें 50% लिखा है कि नहीं लिखा है। तो 50% का ये मैग्नीशियम सल्फेट, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस, यही देना है। डाइजीपाम नहीं देना है क्योंकि वो लैरिंगल स्पास, वो पैरालिसिस कर देती है, तो एस्पिरेशन वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर प्रेग्नेंट पेशेंट झटका दे रही है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट पे ध्यान देना है। एक्सपायरी हो जाए कोई बात नहीं, आप लेके जरूर रखिए अपने यहाँ लेबर रूम में और एकोटी में, ये बॉक्स जरूर बनाइए और इसको आप लेके रखिए। और मैग्नीशियम सल्फेट एक्सपायर हो जाता है, पेशेंट नहीं आती, अच्छी बात है, दोबारा रिप्लेस करिए, बट ऑलवेज यूज मैग्नीशियम सल्फेट। तो वाइल्स भी आती हैं लेकिन नॉर्मली जो एम्प्यूल्स हैं वो यूज करे जाते हैं। दिस इज एन एम्प्यूल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट विच कंटेन्स 2 ml और 1 ग्राम, 1 ग्राम है और 2 ml है। तो इसमें अगर पेशेंट को झटका आ रहा होता है तो सबसे पहले हमने आपको बताया, उतना सब करने के बाद जब पेशेंट का झटका रुक जाएगा तो आप उसको कैथेटर डाल दीजिए, उसको आईवी लाइन लगा दीजिए और ऑक्सीजन तो आपने लगा ही दिया, आपने सीनियर को बुला लिया है, ब्लड प्रेशर आप देखिए, वाइटल्स देखिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखिए, ये सब देखने के बाद आप मैग्नीशियम सल्फेट देना है आपको। मैग्नीशियम सल्फेट अगर सीनियर स्टाफ नर्स है और आप समझ गए हैं कि डोज कैसे देना है तो मैग्नीशियम सल्फेट की लोडिंग डोज दी जाती है। मैग्नीशियम सल्फेट की लोडिंग डोज में ये होता है कि आपको ऐसे 4 एम्प्यूल लेने हैं, तो ये एक एम्प्यूल में 2 ml है, तो ऐसे आपको 4 एम्प्यूल लेने हैं और लेने किसमें है, 20 ml की सिरिंज में। छोटे आप 5 या 10 ml की सिरिंज में नहीं लेना है, ऐसे 4 एम्प्यूल आपको लेने हैं 20 ml की सिरिंज में। तो अगर आप 4 एम्प्यूल लेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा 8 ml, क्योंकि एक एम्प्यूल में 2 ml है, तो अगर 4 एम्प्यूल लेते हैं तो वो हो जाएगा 8 ml। 8 ml को आपको डिसॉल्व करना है 12 ml सलाइन में। तो मतलब जब 8 आप लोड कर लीजिए, 4 एम्प्यूल आपने 20 ml सिरिंज में लोड कर लिए, फिर उसमें 12 ml सलाइन लोड कर लीजिए, तो टोटल सोल्यूशन वो हो जाता है 20 ml का। उसको आप स्लो आईवी दीजिए, कभी आप फास्ट मत दीजिए, स्लो आईवी दीजिए। और ये आपका हो गया आईवी डोज। और इसके साथ 5 ग्राम देना है, तो हमने बताया एक एम्प्यूल में 1 ग्राम होता है। मैग्नीशियम सल्फेट का एक एम्प्यूल 2 ml, शायद आप 5-7 मिनट हम ज्यादा हो जाए लेकिन इसको समझ लीजिए, एक मैग्नीशियम सल्फेट का एम्प्यूल 2 ml का होता है, 2 ml और 1 ग्राम का होता है। तो अगर हमें 5 ग्राम लगाना है तो हिप में हमें 5 एम्प्यूल लगाने होंगे। तो एक तो हमने लोड किया आईवी में हमने आपको बताया कि 4 आपने एम्प्यूल लोड करे और 12 ml सलाइन में डिसॉल्व करके उसको स्लो आईवी दिया। तो हमने आपको देखिए उसमें स्लाइड में लिखा है 20:20:20, मतलब ये सोल्यूशन 20% हुआ, 20 मिनट में देना है और 20 ml देना है। तो 20 ml सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि 12 ml आपका सलाइन है, 8 ml आपका मैग्नीशियम सल्फेट है और इसको स्लो आईवी देना है। और अगले 2 एम्प्यूल्स आप 2 5-5 के जो आप 5 ग्राम लोड कर रहे हैं वो दोनों बटक्स में लगाने हैं। तो 5 ग्राम आपने एक बटक में लगाया, 5 ग्राम दूसरे बटक में लगाया और 4 ग्राम आपने आईवी लगाया, तो ये टोटल मिला के हो गए 14 ग्राम। तो किसी भी पेशेंट को जिसको एक्लेम्सिया का झटका आ रहा है उसको आपको लोडिंग डोज मैग्नीशियम सल्फेट की देनी है और मैग्नीशियम सल्फेट की लोडिंग डोज होती है 14 ग्राम। एक बार फिर सुनिए, 4 ग्राम लेंगे आप, 4 ग्राम मतलब 4 एम्प्यूल इसके लेंगे, इसको 12 ml सलाइन में डिसॉल्व करेंगे, टोटल बनेगा 20 ml। इसको आप स्लो आईवी देंगे, कभी फास्ट आईवी नहीं देना है या डायरेक्ट नहीं देना है, स्लो आईवी देंगे और उसके बाद 5-5 एम्प्यूल ये लोड करके दोनों बटक्स में आप पेशेंट को लगा देंगे।
तो ये होता है लोडिंग डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। इसको मैंने इसके साथ भी दिखाया है। 8 ml आपके 4 एम्प्यूल हो गए और 12 ml सलाइन के साथ 20 ml आपका सोल्यूशन बन गया। और मैग्नीशियम सल्फेट कभी फास्ट नहीं देना है क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर कर सकता है, इसलिए सडन आईवी फास्ट नहीं देना। हमने इसीलिए बताया 20 ml स्लो देना। मेंटेनेंस डोज में ये है कि उस पेशेंट को चलेगा मैग्नीशियम सल्फेट। एक बार झटका आ गया तो उसको चलेगा मैग्नीशियम सल्फेट। एक बार आपने लोडिंग डोज 14 ग्राम दे दी, उसके बाद आपको 5 ग्राम ऑल्टरनेट बटक्स में, एक बार आपने इधर दिए तो अगली बार आप उधर देंगे, 5 ग्राम ऑल्टरनेट बटक पे एवरी 4 आवर्स देंगे, 4 घंटे पे। तो अगर आपने लोडिंग डोज दी है 10 बजे पेशेंट को सुबह अगर झटका आया तो आपको नेक्स्ट डोज 2 बजे देनी होगी क्योंकि आपको 4 घंटे बाद देनी है। तो 2 बजे आप एक बटक उसका मार्क कर दीजिए कि आपने राइट बटक में दी, तो वो लिखना पड़ेगा आपको केस शीट में कि लोडिंग डोज के बाद आपने किस बटक में डोज दी है। तो 5 ग्राम अगर राइट बटक में देते हो तो आप केस शीट में मेंशन करिए, क्योंकि हो सकता है ड्यूटी आपकी चेंज हो जाए तो अगला स्टाफ आए तो उसे पता चले कि अगर हमें अब 6 बजे ब्लड देना है दूसरी मैग्नीशियम सल्फेट तो किस बटक में देना है। तो आप ये मेंशन करिए कि राइट में दी है या लेफ्ट में दी है, और ये 4-4 घंटे पे आपको देते रहना पड़ेगा जब तक कि आपकी या तो डिलीवरी लास्ट हुई हो या फिट लास्ट आया हो। मतलब जो भी चीज बाद में हुई हो, अगर डिलीवरी बाद में हुई है तो डिलीवरी के 24 घंटे देनी है, अगर फिट आपका बाद में हुआ है तो फिट के, जैसे कहने का मतलब है अगर मान लीजिए डिलीवरी हो गई पेशेंट की, उसके बाद भी झटका आ सकता है। तो अगर सुबह 10 बजे डिलीवरी हुई है, पेशेंट को झटका 2 बजे आया है तो आपको अगले दिन 2 बजे तक देना है। तो विच एवर इज लास्ट, आपको 24 घंटे मैग्नीशियम सल्फेट की डोज देनी है। कई बार लोडिंग डोज देने के बाद पेशेंट को फिर झटका आ जाता है, आपने लोडिंग डोज दी, पेशेंट फिर झटका लेने लगा, ये चीज हो सकती है। तो रिकरेंट कन्वर्जन में फिर आपको मैग्नीशियम सल्फेट देना है। लेकिन अगर आपने लोडिंग डोज 15 मिनट के अंदर दी है और पेशेंट को 15 मिनट के अंदर झटका आया है तो आप वेट करिए, फिर आप मत दीजिए। अगर आपका रिकरेंट कन्वर्जन 15 मिनट के बाद आया है तो आप इसको फिर से ऐसे 2 एम्प्यूल फिर लोड करेंगे, मतलब 4 ग्राम आपका 2 ग्राम आप लेंगे, 2 एम्प्यूल लोड करेंगे और उसको 6 ml सलाइन में डिसॉल्व करके फिर देंगे। तो ये फिर से मैं बता दूं, मैग्नीशियम सल्फेट जो आपने लोडिंग डोज दी है, लोडिंग डोज देने के अगर मान लीजिए 15 मिनट के बाद अगर झटका आए तो आपको फिर ऐसे 2 एम्प्यूल फिर देने हैं। 2 एम्प्यूल आप लोड करिए, इसको सलाइन में 6 ml में डिसॉल्व करिए और फिर उसको स्लो आईवी दे दीजिए। लेकिन लोडिंग डोज में अगर 15 मिनट के अंदर आया, जैसे आपने 10 बजे दिया है और 10 पे दोबारा झटका आ गया तो दोबारा आपको नहीं देना है। 15 मिनट, क्योंकि लोडिंग डोज आने का असर आने का टाइम लगता है थोड़ा सा, तो आप फिर वेट करके देख लीजिए, दोबारा अगर झटका 15 मिनट के बाद आ रहा है तो आप इसको दोबारा दे दीजिए। तो ये हम आपको बता चुके हैं 24 घंटे में विच एवर इज लास्ट, या तो कन्वर्जन या डिलीवरी, ये समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन फिर से पूछ लीजिएगा, ये मैं फिर बता दूंगी। जो भी चीज बाद में हुई हो आपको 24 घंटे ये मैग्नीशियम सल्फेट देनी है। 14 ग्राम लोडिंग डोज, फिर 5 ग्राम आपको ऑल्टरनेट बटक पे 4-4 घंटे पे देते रहना है। इसकी इंपॉर्टेंट टॉक्सिटी है, अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं तो यूरिन आउटपुट देखना जरूरी है। 1 घंटे में 30 ml तक जरूर आना चाहिए, इससे ज्यादा आए तभी दीजिए। तो हर मैग्नीशियम सल्फेट का नेक्स्ट डोज देने से पहले आप टॉक्सिटी जरूर देख लीजिए। यूरिन आउटपुट अगर आपका कम है, 30 ml 1 घंटे से में कम है, 30 ml से कम है, तो आप उसको रोक दीजिए, मत दीजिए। आपका नी जर्क देखा जाता है, अभी इस समय नहीं बता पाऊंगी नी जर्क कैसे है। नी को थोड़ा सा फ्लेक्स करके और उस पे हैमर से मार के देखते हैं तो फुट आपका ऊपर जा रहा है कि नहीं। नी जर्क अगर है तो फिर आप दीजिए, अदरवाइज नी जर्क नहीं है तो आप नेक्स्ट डोज नहीं देंगे। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो रेस्पिरेटरी रेट है। तो मैं ऊपर से अगर ध्यान से देखूं तो ऊपर सबसे पहले चेस्ट आता है, तो रेस्पिरेटरी रेट देखिए 16 से ऊपर होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका ब्लैडर आता है, यूरिन आउटपुट आपका 25 ml से ज्यादा होना चाहिए 1 घंटे में, या 4 घंटे में देखें तो 100 ml करीब होना चाहिए। और उसके बाद डीप टेंडेंट रिफ्लेक्स देखते हैं। अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट है तब आप मैग्नीशियम सल्फेट की जो आपकी नेक्स्ट डोज 4 घंटे वाली है वो आप देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। डोज ये है। टॉक्सिटी, अगर आपको लग रही है कि पेशेंट में टॉक्सिटी हो रही है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है या यूरिन आउटपुट कम है, किसी भी तरह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जब होता है तो आपका एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट है, ये 10 ml का आपका होता है, इसको आप स्लो आईवी दे दीजिए। कैल्शियम ग्लूकोनेट सबके यहाँ होता है तो इसीलिए किट का भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml, ये 10 ही ml है और 10% सोल्यूशन है और 1 ग्राम होता है, ये टोटल 1 ग्राम है। ये पूरा एम्प्यूल आप स्लो आईवी दे दीजिए और इसीलिए इसका फॉर्मूला है 10-10-10, मतलब 10 ml 10% 10 मिनट्स में। तो ये याद रखिए, कैल्शियम ग्लूकोनेट मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिटी का एंटीडोट है।
ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो ब्लड प्रेशर आपका सडनली नहीं फॉल करना चाहिए, ग्रेजुअल फॉल होना चाहिए। जो 2 इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं वो लेबिटलॉल हैं। अगर पेशेंट कोमा में है या गफलत की हालत में है या उसको एक्लेम्सिया हो गया है तो फिर आप लेबिटलॉल का इंजेक्शन देंगे। नॉर्मली 10 to 20 मिलीग्राम स्लो आईवी दिया जाता है और इसको 15 मिनट में ब्लड प्रेशर देखेंगे। अगर वो 160/110 से नीचे नहीं जा रहा है तो इसको आप रिपीट करके डबल डोज दीजिए। अगर आपने 20 दिया है तो उसको 40 दीजिए, अगर 10 दिया है तो 20 दीजिए। नॉर्मली ये 2-3 में करेक्ट हो जाता है ब्लड प्रेशर। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आपका ब्रेडिकार्डिया बहुत ज्यादा है, पेशेंट की पल्स बहुत स्लो है, तो लेबिटलॉल आपको नहीं देना चाहिए। पल्स जरूर देख लीजिए लेबिटलॉल देने के बाद। निफेडिपिन जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है, टैबलेट भी आती है, इसकी कैप्सूल भी आती है, ये ज्यादातर लेबर में मिलती है। लेबिटलॉल मिले चाहे ना मिले, निफेडिपिन मिलती है। तो निफेडिपिन आप दे सकते हैं, पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो निफेडिपिन आप दे सकते हैं। इसको भी आप 10 से 30 मिलीग्राम तक दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ब्लड प्रेशर। लेकिन सबलिंगुअल एक बहुत बड़ा सा क्रॉस लगाया है, नॉर्मली जबान के नीचे बहुत लोग रखते हैं, अगर बीपी बहुत शूट अप करता है, ये मत करिए। सबलिंगुअल डिपिन आप बिल्कुल मत दीजिए, सबलिंगुअल नहीं देना है, इसमें पेशेंट की कई बार डेथ भी हो जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस लेबिटलॉल है। रिंगर लैक्टेट फ्लूइड प्रिफर करना चाहिए, हम पहले बता चुके हैं आपको। नॉर्मली आप ऐसे याद रखिए कि आपको 10 घंटे में 2 बॉटल देनी है, 75 ml पर आवर के हिसाब से दी जाती है। तो आप रफली ऐसे याद करिए कि 10 से 12 घंटे में आपको 2 बॉटल देनी है। बहुत ज्यादा फ्लूइड ओवरलोड में नहीं किया जाता है, क्योंकि फ्लूइड आप ज्यादा देंगे तो पानी का रिसाव ज्यादा होता है, पेशेंट पल्मोनरी एडिमा में ज्यादा जा सकता है। पोस्टपार्टम एक्लेम्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि डिलीवरी हो गई तो आप ध्यान ही ना दीजिए। पेशेंट का ब्लड प्रेशर चाहे कम भी हो, पेशेंट झटके ले सकते हैं डिलीवरी के बाद भी। मैनेजमेंट वही रहेगा जो मैंने आपको बताया। इंडोर पेशेंट्स में आपको हर 4 घंटे पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है डिलीवरी के बाद। और पेशेंट नॉर्मली तभी छुट्टी करनी चाहिए जब पेशेंट को का ब्लड प्रेशर सही हो जाए। और ये मॉनिटरिंग आपकी ब्लड प्रेशर की 42 दिन तक चलनी चाहिए। आपको पेशेंट को बुलाते रहना चाहिए, पहले आप वीकली बुला लीजिए, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है तो 15 दिन पे बुला लीजिए, फिर 42 डेज तक उसको मॉनिटर करिए। बहुत कम प्रतिशत लोग होंगे जो ब्लड प्रेशर आगे कंटिन्यू करेंगे, नॉर्मली ये पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाते हैं। और ये आज का लेसन था आप लोगों के लिए। अगर आपको मैग्नीशियम सल्फेट नहीं समझ में आया है तो फिर से आप जाके पढ़ लीजिए, ये आपके लिए जाना जरूरी है, क्योंकि आप अगर राइट टाइम पे इसको ट्रीट करेंगे एक्लेम्सिया को तो आप मदर को भी बचा सकते हैं और बच्चे को भी बचा सकते हैं। यू कैन ओनली सेव एवरी मदर एंड चाइल्ड। और अब इसके बाद कुछ सवाल आए हैं जो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर भावना से कि वो सवाल ले और आपको बताएं। हेलो, सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगी प्रीति मैम का, जिन्होंने इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतना जटिल ये विषय है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम इसे समझें। ये हमारे यहाँ की मृत्यु दर का एक बहुत बड़ा कारण है, उसको इतने सरल तरीके से और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से हमें समझाया है कि हमें लगता है कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। और अगर आप इसे सही तरीके से अपनी प्रैक्टिस में लगा पाते हैं तो आप वाकई ही अपने मरीजों के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो अब ये है कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से ठीक है, तो हम आपको पहले ये बता दे रहे हैं कि आज के जो क्विज के हमारे क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए 2 हैं, जिनके बारे में आपको पता है आपको 1 घंटे के अंदर जवाब देना है। और जो लोग हमें सबसे जल्दी सही उत्तर भेजेंगे उन्हें ये प्राइज दिया जाएगा। 5 फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर, 6 फोन नंबर आ रहे हैं। डॉक्टर अनीता सिंह, डॉक्टर विनीता अवस्थी, डॉक्टर प्रीति कुमार, डॉक्टर दिनेश सिंह, डॉक्टर निवेदिता एंड डॉक्टर मीरा लखटकिया। इन पर आप किसी पर भी बता सकते हैं। अपने सही जवाब के साथ अपना नाम और अपना फोन नंबर जरूर लिखें। क्वेश्चन है एक तो कि डोज और रूट फॉर लोडिंग डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट को कितनी मात्रा में और किस रास्ते द्वारा, IM या IV, किस तरीके से हमें मरीज को सही मात्रा में देना है। सही डोज क्या है और सही रूट क्या है मैग्नीशियम सल्फेट का, ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि टॉक्सिसिटी साइंस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि अगर कोई भी दवाई हम अधिक मात्रा में देते हैं तो वो विषाक्त हो जाती है, वो जहरीली हो जाती है हमारे लिए। तो क्या हमें पता चलेगा कि कैसे मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा अब वो हो रही है जो हमारे लिए जानलेवा हो रही है, यानी कि हम ओवरडोज दे रहे हैं। तो क्या ऐसे साइन है जिनसे हम ये पहचान सकते हैं कि अब हमें मरीज को आगे ये दवा नहीं देनी है। ठीक है,
तो ये 2 सवालों के उत्तर आपको तुरंत जितनी जल्दी हो सके इन फोन नंबर्स पे आप दीजिए। जिनके सही जवाब होंगे उनके नाम अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। अब कुछ सवाल आप लोगों की तरफ से आए हैं, तो उसमें से कुछ 2 सवाल हमने छांटे हैं जो हम ले रहे हैं और जिनका मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बार फिर से, हालांकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से सब समझाया है, पर कुछ कंफ्यूजन जो कि है छात्रों को वो और क्लियर हम कर सकते हैं। तो क्या बीपी के लिए कोई ऐसा कट ऑफ है कि जिससे ऊपर ही दौरे आएंगे, यानी कि 140, 100 या 150, 110 से ऊपर ही दौरे आ सकते हैं, या कम ब्लड प्रेशर पे भी मरीज में दौरे देखने को मिल सकते हैं? थैंक यू भावना। ये क्वेश्चन मैंने बार बार ये बताया भी था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर आपका 140/90 से अगर ऊपर है तो ब्लड प्रेशर है, मरीज को प्रीएक्लेम्सिया है और इनको भी दौरे आ सकते हैं। तो ये आप मात्रा पे नहीं चाहिए कि इसका 160, 110 हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। ब्लड प्रेशर के झटके पेशेंट को एक्लेम्सिया में वो कभी भी जा सकती है, लो ब्लड प्रेशर पे भी वो झटके में ले सकती है। तो इसलिए वही मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ब्लड प्रेशर के साथ साथ वार्निंग साइंस अगर प्रेजेंट हो रहे हैं, इसका मतलब दिस पेशेंट ये जा सकती है झटके में। सर में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, आंख से दिखना बंद हो रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेशाब कम आ रही है, सूजन एकदम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पेट में दर्द हो रहा है, इस तरह की कोई भी सिम्टम्स अगर पेशेंट को दिख रहे हैं तो ये पेशेंट सीवियर एक्लेम्सिया में जा सकती है। नेक्स्ट स्टेप इनका फिट लेना होगा, एक्लेम्सिया में जाएंगे। दूसरा प्रश्न जो हमने आज के लिए चुना है वो ये है कि जैसे अगर आप वार्ड में हैं और आपके सामने मरीज के दौरा आ जाता है, तो ये तो आपको बताया गया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, बट अब आप डॉक्टर को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट किसी वजह से डॉक्टर से आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप आप क्या उठाएंगे, कैसे आप इसको आगे लेंगे? ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है कि जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले पैरामेडिक्स या जो नर्सिंग स्टाफ होता है वही नोटिस करता है। तो पेशेंट अगर एंटीनेटल आता है या डिलीवरी के बाद भी हो सकता है किसी को, और पेशेंट को अगर झटका आ रहा है या पेशेंट फिट पे थ्रो कर रही है, तो और आप डॉक्टर से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आपको बुला रहे डॉक्टर नहीं आ पा रहा है, तो सबसे पहले उसको बेसिक जो ट्रीटमेंट चाहिए उतना जरूर दीजिए। जैसे कि उसका मैंने बताया कि टंग बाइट ना हो, क्योंकि फिट ले रही है पेशेंट, टंग बाइट ना हो, उसका एयरवे सिक्योर करिए कि वो सांस ठीक से ले पाए, वो दीजिए। ऑक्सीजन आप दे सकते हैं, सिलेंडर है, ऑक्सीजन आप लगा सकते हैं। जब फिट उसका सबसाइड कर दे तो मैग्नीशियम सल्फेट अगर आपको सही डोज पता है और आप लगा सकते हैं तो उतना आप जरूर कर दीजिए, उसको लोडिंग डोज मैग्नीशियम सल्फेट की दे दीजिए। अगर उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो लेबिटलॉल जो मैंने बताया 20 मिलीग्राम आईवी दे दीजिए। अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करने की कोशिश करिए, और अगर नहीं हो पा रहा है फिर इन पेशेंट्स को आपको टर्शरी सेंटर्स पे या बड़े सेंटर्स पे आप रिफर कर दीजिए जहां पे इनका इलाज हो सके। तो बेसिक आप ट्रीटमेंट जरूर दीजिए और वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन करिए। जैसे पिछली बार भी डॉक्टर साधना जी ने बताया था, डॉक्यूमेंटेशन करिए कि मैंने ये दवाइयां इनको दी हैं, लोडिंग डोज मैग्नीशियम सल्फेट का दिया है, लेविटलॉल दिया है, राइस ट्यूब डाल दी है, कैथेटर डाल दिया है, आईवी लाइन सेट कर दी है। स्लो आईवी लाइन सेट करके आप इन पेशेंट्स को आरटी डाल दीजिए जिससे पेशेंट एस्पिरेट ना करे, और एयर बेस सिक्योर कर लीजिए कि दोबारा अगर झटका है तो वो ना ले। ज्यादातर ये होता है कि अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट लोडिंग डोज दे देते हैं तो दोबारा झटके नहीं आते हैं, नॉर्मली नहीं आते हैं अगर मैग्नीशियम सल्फेट चल जाता है। मैम ने अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा ये अच्छे से बता दिया है कि कैसे करना है। अब मैं उम्मीद करूंगी कि आप इसको फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज करें, जाके अपने जो आपके साथ के लोग हैं उनसे भी ये नॉलेज शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस पर्टिकुलर चीज, ये प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया जिसपे बहुत सारे पश्चिमी देश विजय पा चुके हैं बट हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो हमें अब इस पे जुटना है। यही हमारी मैम का भी विजन है, प्लस हमारी फॉक्सी का, हमारे फॉक्सी प्रेसिडेंट सबका यही विजन है कि हम आपको सेफ मातृत्व, बिल्कुल सुरक्षित मातृत्व दे पाए। तो उसके लिए आपको एक्टिव होके ये सब समझना और इस पे चलना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये वेबिनार्स कंडक्ट किए गए हैं। और मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ आप लोगों का कि इतने बड़े नंबर में आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसे सक्सेसफुल बनाने में हमारी कोशिश कर रहे हैं। पर हम आपको जहां तक ये पहुंचा रहे हैं, जितने नंबर तक, हम कोशिश करेंगे कि आप उससे 5-10 गुना आगे और अपने सबऑर्डिनेट्स को
इस पे गाइड करें ताकि ये जो नॉलेज है ये और दूर तक फैले और सब लोग इस पे चल के हमारे थीम को, हमारे विजन को, हमारी मैम का जो ये पर्पस है उसको आप लोग सॉल्व कर सकें। और मैं बहुत बहुत थैंक्स करूंगी अपने सीनियर्स का, फॉक्सी प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर अल्पेश गांधी एंड पद्मश्री डॉक्टर उषा शर्मा मैम जो कि हमारी टीचर हैं, हम लोगों को पढ़ा भी चुकी हैं, एंड उनके बारे में डॉक्टर फागुन बहुत कुछ बता चुके हैं। डॉक्टर फागुन का जो भी हमारे सीनियर हैं, उन लोगों ने हमारे साथ जुड़ के हमें ये आशीर्वाद दिया, इसको मॉडरेट किया, इसको सही तरीके से चलाने में हमारी मदद करी। अब फागुन सर आपसे कुछ और बताना चाहेंगे? सर आप Thank you, Dr. Preeti, for giving the excellent talk and narration. Dr. Bhavna, thank you very much for dealing with the questions or coordinating the entire show today. Madam Padmashri Usha ji, we are very thankful to you. We're thankful to Dr. Alpesh Gandhi, our Foxy president and a dear friend of all of us. आज आप सभी को धन्यवाद देते हैं बहुत भारी संख्या में जुड़ने के लिए। आज जो नंबर्स आए हैं वो हैं 1800 प्लस पीपल हैव लॉग्ड इन लाइव, सो द कन्वर्जन रेट इज मोर देन 85%। जिन्होंने रजिस्टर करा और जो लाइव लॉग इन हुए हैं, डिफरेंस बहुत कम है। 85% ऑफ इट इज कन्वर्टेड, मतलब जिन्होंने रजिस्टर करा उसमें से 85% प्लस लोगों ने लॉग इन करा एंड दे हैव रिमेन्ड विथ अस। सो दिस इटसेल्फ टेल्स अस अबाउट योर इंटरेस्ट। आप इतने अच्छे से, इतने शिद्दत से जुड़ रहे हैं ये प्रोग्राम में, और संख्या बढ़नी चाहिए। एवरी वेडनेसडे और सैटरडे, फिर से दोहराएंगे, हर बुधवार और शनिवार को हम 3 बजे बिल्कुल हाजिर होंगे। नेक्स्ट वेबिनार वुड बी द 9th इन द सीरीज। 9th नंबर का वेबिनार होगा, वो डॉक्टर विनीता अवस्थी लेंगी। टॉपिक उनका है एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर एंड न्यूबॉर्न रिससिटेशन। ये दोनों चीज वेडनेसडे वाले, बुधवार को 3 बजे वाले वेबिनार में डिस्कस किया जाएगा। फिर से एक बार दोहरा देंगे, अपने आंसर्स 1 घंटे के अंदर अभी आपको दिखाए गए 6 नंबर पे आप भेज दीजिए। वहां पर अपने आंसर के साथ अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, आप कहाँ से हैं और कौन से हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, ये चीज़ें भी उसके साथ जानी चाहिए। सो दैट मेक्स इट बेटर फॉर अस टू कंक्लूड एंड टू फाइनलाइज हु इज़ द विनर। आज के 2 क्वेश्चंस डॉक्टर भावना जी ने आपको पूछ लिए हैं, अच्छे से आपने समझा भी है। वी एक्सपेक्ट आप अपने फ्रेंड्स को बताएं और आप और भारी संख्या में जुड़ें इससे। And with that, I think I thank you all once again, Madam. डॉक्टर फागुन, ये जो रिजल्ट्स लास्ट टाइम के थे एक बार फिर अनाउंस कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो विनर्स शुरू में ना जुड़ पाए हो, तो एक बार वो नाम फिर से अनाउंस कर दीजिए आप। एक बार नाम फिर से अनाउंस कर देते हैं जो लास्ट टाइम के विनर्स थे। फर्स्ट इन द लिस्ट इज सोनाली फ्रॉम कस्तूरबा हॉस्पिटल। सोनाली, कस्तूरबा हॉस्पिटल, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली। फोन नंबर इज 9354609403। सेकेंड नंबर पे है मीना चंकापुरे। मीना चंकापुरे, चैतन्य हॉस्पिटल, धर्मपेट। इंस्टीट्यूट है डॉक्टर मंगला घिसाट का। ये फ़ोन नंबर है 9689359818। और थर्ड इन द लिस्ट इज रुचि अवस्थी। रुचि अवस्थी, माँ चंद्रिका देवी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, BKT, लखनऊ। फ़ोन नंबर इज 9473888666। ये 3 विनर्स हैं जो लास्ट क्विज थे, उसके 1, 2 और 3 नंबर के विनर्स हैं। आप प्लीज नोट कर लीजिए। और आज के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं डॉक्टर भावना इज आस्क्ड, उसके बिल्कुल फटाफट आंसर्स भेजना शुरू करें। वी आर वेटिंग फॉर दैट एंड वी वुड वांट यू टू बी बैक लॉग्ड इन ऑन वेडनेसडे। टिल देन, signing off from the desk, and I thank you all for being with us, all the VIPs and all the teachers and Dr. Preeti and Dr. Bhavna. I thank you all very much. I think it's time to log off. Would you want to say something? Okay, yeah, bye. Thank you very much. Bye-bye.